कर्मा, जिनकी जो कर्मस्थली थी दंतेवाड़ा, आज हम वहाँ पहुँचे हैं। और आज मेरे साथ जो आप देख रहे हैं कैमरे में, वो उस बस्तर टाइगर की 3 शेरनी बेटियाँ बैठी हुई हैं। मैं इन्हें शेरनियाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र पे ये जो काम कर रही हैं, शायद आज पुरुष पे ना कर पाते। और मैं आपसे उन्हीं के शब्दों में जानना चाहती हूँ कि वो अभी क्या काम कर रही हैं, पिता की विरासत को किस तरीके से संभाली हैं। सुलोचना जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका अपना वर्क बताइए, कैसा काम कर रही हैं आप महिलाओं के लिए, क्या क्या सशक्तिकरण के काम जो कर रही हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात है कि कर्मा जी आपको बहुत पहले से, आप जब छोटी थी तब से पॉलिटिक्स में लेके आ चुके थे जी, तो उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए। जी, एक्चुअली मैं 2005 फर्स्ट टाइम मेरी मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी, और उस वक्त मैं जनपद पंचायत में मेंबर के लिए मैं चुनाव लड़ी थी। उनके रहते मैंने 2015 तक कंटिन्यू जिला पंचायत उनके मतलब पिताजी के रहते समय से ही मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद पिताजी के जाने के बाद फिर मैंने जो एक संघर्ष जो शुरू हुई उसके बाद हमारी, क्योंकि जब तक पिताजी रहे तब तक कभी हम लोगों को उतना परेशानी कभी नहीं आई। लेकिन क्या है कि पिता के जाने के बाद जो एक हमारा संघर्ष जो जारी हुआ, जो आज तक हम लोग कहीं ना कहीं मतलब उस संघर्ष को लड़ते लड़ते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आज भी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, जो मेरा 3 बार से कंटिन्यू जिला पंचायत सदस्य रह रही हूँ। और मैं अपने फील्ड में मैंने देखा है कि महिलाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कहीं पर भी आप देखते हैं महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ने को मौका नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी हम सब जो महिला वर्ग, जैसे हमारी माता जी हैं, छोटी सिस्टर है, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां देखी हैं जहाँ पर हाँ ये बेटियां हैं, बेटियों को आगे किया जा रहा है, बेटी लड़की है, लड़की जात होकर के आगे बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसी चुनौती आई है जिसको हमको पार करके आज इस मुकाम तक हम लोगों ने मतलब फाइट करके यहाँ पर पहुँचा है जी। तो लिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं जी, और कांग्रेस से हैं, और कांग्रेस का एक जो टैगलाइन अभी आपकी प्रियंका गांधी जी ने दिया है, जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जी, तो मुझे लग रहा है कि आप पूरी जो लड़कियां हैं, जी, बस्तर टाइगर की बेटियां, जी। आप किस तरीके से बस्तर में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं? जैसे हमारी बड़ी सिस्टर ने कहा कि कहीं ना कहीं वाकई महिलाओं को सिर्फ ये बस्तर ही नहीं, दुनिया में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और अपना एक, क्योंकि अपना एक वजूद बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम लोग महिलाओं को, अगर हम कहीं पहुंच रहे हैं, अगर मैं कहीं एक एग्जाम्पल बन करके अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो वो मैं अकेले एक तुलिका कर्मा आगे नहीं बढ़ रही, लाखों की संख्या में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आगे रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर हमारे क्षेत्र की विधायक द्युति कर्मा जी हैं जो एक महिला है, उन महिलाओं को देख करके जो हमारे अंदरूनी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जब हमारी नेतृत्व करने वाली हमारी एक महिला है, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे, हम क्यों आगे कार्य नहीं करेंगे। और मैं समझती हूँ कि आज हमारा जनरेशन चेंज हो रहा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ के काम कर रही है। वर्षा जी, जैसा कि एक मैं, क्योंकि कर्मा जी का मैंने इंटरव्यू, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उस समय उन्होंने बताया कि उन्हें बुक पढ़ने का बहुत शौक है, वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, और मुझे लगता है उनकी एक विरासत जो पढ़ने की है, शिक्षा के क्षेत्र पे आप अलग जगह आ रही हैं जी। आप बस्तर में पढ़ाई को लेके क्या सोचती हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं? मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे आपने मौका दिया। और शिक्षा की बात अगर आप करते हो तो मैं खुद भी एक टीचर हूँ, एक कोचिंग में मैं भी मतलब टीचिंग कराती हूँ। जब यहाँ पे हमारे स्थानीय एरिया है हमारा दंतेवाड़ा, यहाँ पे जब भी वैकेंसी आती है तो यहाँ पे पहले लोकल लैंग्वेज को लिया जाता है। तो जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे मुझे अपनी जो हमारी बोली है गोंडी, उसमें मैं लोगों को मतलब प्रशिक्षण देती हूँ, पढ़ाती हूँ अपनी लैंग्वेज को लेके, ताकि उन जितने भी युवा पीढ़ी है अपने लोकल लैंग्वेज क्या उनको एक सहायता मिलती है उससे, जब कोई वैकेंसी निकलती है तो वो भी एक मतलब एग्जाम के क्वेश्चन बनता है। हमारा जो बोली है गोंडी, उसको पढ़ के फिर वो एग्जाम निकालती है। और यहाँ के लोकल्स के, ट्राइबल्स के अलावा भी जो लोकल से जिनको लैंग्वेज नहीं आता है, मैं उनको भी टीचिंग कराती हूँ गोंडी की, ताकि वो अपना एग्जाम निकाल सके, फाइट करे और आगे बढ़े और उनको भी मौका मिले। तो लिका जी, आपसे मैं सवाल चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है बस्तर बदल रहा है जी, बस्तर में बदलाव सब तरफ, हम भी आज हमारी टीम काम करी, हम सब देख रहे हैं जी। इस बदलते बस्तर में आत्मानंद स्कूल की क्या स्थिति है?
मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले पूर्व में तो आत्मानंद स्कूल का जो डिमांड, मतलब स्कूल को एक पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 2 जिले में, मतलब ब्लॉक में स्कूल खोला जाएगा, 4 ब्लॉकों में। बट जब माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा रहा हमारे दंतेवाड़ा जिले में, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो ग्रामीणों की द्वारा आवाज है कि हमारे बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है साहब, हमको भी स्कूल चाहिए। तो उस दिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तुरंत कहा कि नहीं, जहां जहां मांग हो रही है आत्मानंद स्कूल बनना चाहिए। डेफिनेटली गरीब स्तर का जो व्यक्ति है वो कहां अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाएगा। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आत्मानंद स्कूल है वो हमारे लिए एक नींव का काम कर रहा है, और एक बहुत बड़ा आने वाले समय में हमारे जो बच्चे इसमें पढ़ करके जो आगे निकलेंगे, डेफिनेटली बस्तर को में बदलाव लाएंगे। और मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगी मैडम कि हमारे यहाँ दंतेवाड़ा जिला में जो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने 9 बच्चे हमारे एमबीबीएस सिलेक्शन में, दंतेवाड़ा जिले के बच्चे यहीं पे पढ़ाई करके, यहाँ पे जो हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें, और 7 बच्चे नीट में सिलेक्शन हुए, और 1 बच्चा हमारा IIT में गया हुआ है। तो इट मीन्स मतलब कि हमारा दंतेवाड़ा जिला आज टॉप में है एजुकेशन के मामले में। और यहाँ की जो अग्रणी क्षेत्र में भी आज आप बिलीव नहीं करेंगे, जो एमबीबीएस में भी जो 9 बच्चे सिलेक्शन हुए, ये पूरे नक्सली क्षेत्र के बच्चे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्राउड की बात है हमारे जिले के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का। जी सुलोचना जी, आप महिलाओं के साथ बहुत सालों से काम कर रही हैं। मतलब मुझे लगता है कि पिता जब राजनीति में पदार्पण किए थे तो आप पिता के साथ साथ जाती थी, वो आपका चलता था कि मुझे राजनीति में, पिता ने आपको प्रेशराइज करके राजनीति में लाया था कि आप तुमको सीखना चाहिए, लड़के को आना चाहिए। आज जो बदलते बस्तर में जो आदिवासी महिलाओं की स्थिति है, और जिसे लेके अभी क्योंकि इलेक्शन का समय है तो हर पार्टी आदिवासियों को साधने पे लगा हुआ है, आपको क्या लगता है कि वाकई में आदिवासियों की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आने वाली जो गवर्नमेंट है, जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है, बीजेपी है, उन्हें उस तरफ ध्यान देना चाहिए? जी, अपनी हमारी महिलाओं की बात करें तो हमारी आदिवासी महिलाएं आज के डेट में देखा जाए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने संघर्ष किया और देखा है, उनकी बातों को सुना है, उनके बीच में रह करके मैं जो वहाँ से निकली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है, जो वहाँ की मूलभूत समस्या है, जिसको वो लेकर के हमेशा, मतलब चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल में देखें, चाहे वो नगरीय क्षेत्रों में देखें, महिलाओं का हमेशा ही ये रहा है कि वहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान हो जाए। और सरकार के द्वारा भी लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और महिलाओं के लिए, सब खासकर महिलाओं को लेकर के बहुत से ऐसे योजनाएं भी बनाई हैं जिसका क्रियान्वयन यहाँ पर लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये जो महिलाओं को जो एक महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो उनको एक आत्मनिर्भर बनाया है, ये बहुत अच्छी पहल रही है। और लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से जो आज हमारा मतलब राष्ट्रीय लेवल तक का ये उनका जो काम है वो राष्ट्रीय लेवल में दिख रहा है। जो दंतेवाड़ा की जो डेनेक्स जी, ये डेनेक्स हो, चाहे आप गोबर खरीदी हो, तो ये जो लगातार हमारी महिलाएं हैं ये जो काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। और कहीं ना कहीं आज उनके माध्यम से हमारे गांव, हमारे नगरों का जो नाम एक आगे जा रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं आप तीनों से अलग अलग एक ही सवाल 3 से रहेंगे। देखिए, आप तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं जी, और आप उस समय पिता को खोई है जब एक लड़की को सबसे ज़्यादा एक पिता की ज़रूरत होती है कि पिता का कंधा चाहिए मुझे बाहर की कोई चीज़ें बताने के लिए, कहीं बाहर। और पिता का साया उठने के बाद में वो संघर्ष भरी लाइफ रही थी, कैसा संघर्ष रहा? जी, पिता के जाने के बाद, मतलब वो हमारे जन्मदाता हैं, उनके जाने के बाद जो एक सामने हमारे लिए जो एक संघर्ष आया है, उस संघर्ष को पार करना हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उनकी मतलब राजनीति विरासत को हमको आगे लेकर के जाना है। और पता नहीं ऐसे कई कठिनाई आएंगी, उस चीज़ को सोचते हुए हम लोग मतलब धीरे धीरे उनकी जो सोच थी बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने की, बेहतर दंतेवाड़ा जिले को एक बहुत मतलब नक्सली मुक्त हो, चाहे वो बेरोजगारी मुक्त हो, मतलब ये सब चीज़ों को लेकर के हमको आगे चलना है, उनकी सोच को लेकर आगे चलना है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही। और आज भी हम लोग महिलाएं हैं, उसके बावजूद भी आज हम लोग ये सारी चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम पिताजी की सोच को हमेशा जिंदा रखें और उनकी सोच को लेकर के हम आगे बढ़ें। तो ललिता जी, आप
क्योंकि बाहर पढ़ी हैं, बाहर जी। थोड़ा सा आपका जो एक एटमॉस्फेयर है बाहर का है, जी। उसके बाद आप अपने आप को आदिवासी संस्कृति से कितना टचअप कर पाती हैं? और ये जो संघर्ष था पापा के जाने के बाद का जी। और राजनीति में आपका आना, जी। वो कितना आपको मतलब एक पापा की जो कमी रहती है कि मेरे पिता का साया उठ गया है, मैं यहाँ पर मिस कर रही हूँ पापा को, ये कब कब ऐसा कुछ मोमेंट ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो आप कभी कि? मैम बताना चाहूँगी कि हमेशा ही महसूस होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रतिदिन, हाँ आपको बताऊँ, हमारा शेड्यूल जो रहता है, मॉर्निंग आवर से हम लोग जो डेली दौरे पे जाते हैं, हर दिन मतलब एक दिन में कम से कम 2-3-4 पंचायतें हम विजिट करते हैं, वहाँ कार्यक्रम होता है, लोगों के बीच में हम लोग बैठते हैं, रूबरू होते हैं, और हम लोग लगातार कभी भी हम अपने ग्रामीणों से हम कभी दूरियाँ नहीं बना के रखते। हम निरंतर लोगों से मिलते हैं। मैं ऑफिस बैठती हूँ 11 से 5 में, अगर जिस दिन मैं दौरा पे नहीं गई तो पूरा ऑफिस में बैठ करके लोग लगातार इतनी दूर दूर से सभी पंचायतों से आते हैं, अपने जो भी समस्या है वहाँ का उनको लेकर के मेरे पास आते हैं। और जब भी कोई जब मंच मिलता है तो उस मंच में जब भी हम खड़े होते हैं तो हमको हमेशा महसूस होता है कि ये जगह शायद हमारी नहीं, पिताजी की थी। ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, मतलब ठीक है सारा चीज़ तो उनका ही है और उनका किया हुआ है। और मैं तो हमेशा जब भी कोई मंच मिलता है तो मुझे महसूस होता है कि ये तो पापा की जगह है, मतलब हर पल हमेशा मुझे महसूस होता है, हमेशा हमेशा। मैं मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जब मतलब मैं डेली उठकर जब मैं नहाती हूँ पूजा करती हूँ तो पहले उनके ही चरणों को स्मरण करती हूँ और निकलती हूँ, क्योंकि वही सब कुछ है। मैं समझती हूँ हमारे भगवान तो वो हैं पहले, तो उनका आशीर्वाद है जो हम लोग इतने अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली उनका साथ है हमारा, तभी हम लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं और उनकी जो सोच है उस पर कार्य कर रहे हैं हम लोग। और चूंकि आपने कहा कि आदिवासी से है, तो मैडम हम लोग कभी इस चीज से, संस्कृति सभ्यता से बाहर गए ही नहीं है, हमेशा इसी में ही रहते हैं, हम पूरे कल्चर में ही रहते। तो हम कभी अपना को, ठीक है हमने पढ़ाई की है, वहां से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, लेकिन उसका हमको सही उपयोग यहाँ करना है। हमारी शिक्षा का जो एक्चुअल जो रिजल्ट यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पे हमको दिखाना है कि करना है बेहतर ढंग से, कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, बस। जी वर्षा जी, पापा बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति थे, सुबह से उठ जाते थे जी। और जो पापा की दिनचर्या होती थी वो ग्रामीण परिवेश से शुरू होती थी। उन्हें कभी घर में झाड़ू दिखती थी तो वो झाड़ू पे मार लेते थे, उन्हें कभी ये नहीं लगता था कि आई एम अ पॉलिटिशियंस वाइफ। पापा के कौन सा डिसिप्लिन आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किए? हम पापा की अगर बात है तो हर चीज़, मतलब मेरा बचपन बीता है, मैंने वाज इन 20 ईयर, तो मैं 20 साल की थी तब वो चले गए। मतलब मैंने भी उनसे कई सारी चीज़ें सीखी हैं। जो आप डिसिप्लिन की बात करिए तो मॉर्निंग में 4 o'clock वो उठ के जो एक्सरसाइज करते थे 9 o'clock तक मैं नहीं कर पाती, लेकिन सुबह 4 बजे उठना उन्होंने मुझे ही सिखाया है। और चीज़ों को, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो परहेज करते थे खाने को लेके, तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखा है। और एक बार मैं बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी तो नहीं बोल सकती, एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी जिस चीज़, मतलब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, तो मेरे डैड मुझे वो सारी चीज़ सिखाते थे, ऐसे ब्रीथ करो, वैसे करो, तो वो चीज़ आज मेरे काम आ रही है। हाँ, मतलब उनका डिसिप्लिन एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, हाँ मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आप लोग से चलते चलते एक सवाल चैनल के लिए, और आपकी पार्टी भी कहती है लड़की हो लड़ सकती हो, है ना जी? तो वो लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा? सुबिता जी, सबसे पहले चैनल के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप एक महिला होकर के आज हमारे दंतेवाड़ा जैसे मतलब ऐसे दुर्गम क्षेत्र में आकर के आप अपना इंटरव्यू ले रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और हमेशा महिलाओं को हमेशा मतलब जो महिला सशक्तिकरण है ये बहुत अच्छा है और ऐसे ही होना चाहिए आप महिलाओं को। और मैं भी एक महिला हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप हमेशा आगे बढ़िए। और देखिए हमारे बीच में हम महिलाओं के लिए संघर्ष बहुत आते हैं, कई कई जगह पर हम लोगों को समझौता भी करना पड़ जाता है, लेकिन कभी हमको पीछे पलट कर नहीं देखना है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि हमको आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक लड़की हूँ और मैं आगे भी लड़ूंगी, और अभी भी लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ूंगी। तो लेकिन जी आप लड़की हो लड़ सकती हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग टाइगर के बच्चे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम लोग लड़ेंगे ही और हमेशा अपने क्षेत्र के लिए लड़ते आ रहे हैं। और मैं आप चैनल को बधाई कि आप जितने, मतलब आज आप भी स्वयं एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं। मैं एक संदेश देना चाहूँगी सभी को कि आप लोग महिलाओं को मंच दीजिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मदद करिए, जिससे, क्योंकि ऐसी कई आवाज़ें हैं, मैं समझती हूँ कि वो दबी हुई हैं,
आगे नहीं बढ़ पाती है और उनको एक मंच मिलना चाहिए। और आपका धन्यवाद जो एक हम लोगों के बीच में आकर के आप लोगों ने हम लोगों को मतलब एक मंच दिया आपने कि हम अपनी बात को वहाँ साझा कर सकें, उसके लिए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ओके, सबसे पहले तो आप लोग का वेलकम है, वेलकम टू दंतेवाड़ा। आप नवरात्रि के अवसर पे आए हैं माता रानी के दरबार में, और आपके चैनल को भी बधाई है मेरी तरफ से। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आज भी लड़ रही हूँ, और मैं लड़कियों को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आपके पीछे से लोग आपको बहुत रोकेंगे कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हारा ये दायरा है, ये नहीं। आपको अपनी आवाज़ सुननी है, आपको अपने लिए जगह बनानी है, तो आपको लड़ते रहना है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस और रिस्क फैक्टर बहुत ज़रूरी है। इसी लोग सिर्फ आपको लगेगा कि लोग आपको खींचेंगे या कोई कुछ कहेगा, नहीं, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ और आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, ये थे बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी की 3 साहसी बेटियां जो आज भी अपने पिता के धरोहर को आगे बढ़ा रही हैं।